हेलो फ्रेंड, आज हम क्लास 9 की साइंस की किताब का ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। देखो होता क्या है कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक बॉडी एक सर्टेन हाइट से गिराई जाती है, जैसे मतलब यहाँ से ये आपका ग्राउंड है, जब ये ऐसे यहाँ से गिराई जाती है तो ये पृथ्वी की तरफ गिरती है, इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। तो अब क्या है कि ये जो अर्थ रहती है ना, इसका ये अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और ऐसा बल जिससे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया था कि न्यूटन वाज सिटिंग अंडर एन एप्पल ट्री व्हेन एप्पल फेल ऑन हिम, ही थॉट द एप्पल फेल ड्यू टू डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ ऑन द एप्पल। अच्छा, ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, ये एक तो ये रहता है कि, और फिर क्या होता है कि जैसे हम कोई माना बॉल है, इस बॉल को हम जैसे ऊपर फेंकते हैं फोर्स का प्रयोग करते हुए, तो ये ऐसे ऊपर जाती है और एक सर्टेन हाइट पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब उसके बाद ये और ऊपर नहीं जा सकती और फिर वहां से ये गिरना स्टार्ट होती है और नीचे गिरती है। तो जब ऊपर जाती है तो पहले इसका स्पीड अच्छा रहता है और धीरे धीरे घटता जाता है और धीरे धीरे जीरो हो जाता है, यानी कि रिटार्डेशन फोर्स लगता है इसमें, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। और जब गिरती है तो सेम डायरेक्शन में बल लगता है, ये लगता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। इसका जी होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके हिसाब से ये एक्सेलरेशन लगता है, मतलब स्पीड बढ़ता जाता है और बाद में ये पृथ्वी से टकरा जाती है। तो ये सब थे ऑब्जर्वेशन। एक आपका ऑब्जर्वेशन रहता है कि जैसे मतलब यहाँ एक सेंटर में एक आदमी है, ये इसने एक ऐसे रस्सी लिया हुआ है और यहाँ इसने एक पत्थर का टुकड़ा बांधा हुआ और ये इसको ऐसे घुमाता है जोर से। तो हम क्या देखते हैं कि ये आदमी जो है इस रस्सी को जब पकड़े हुए है ना, तो इस पर एक बाहर की ओर फेंकने वाला बल लगता है, ये जो है ना उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। इसका हम देते हैं mv² अपॉन आर से, मतलब ये जहाँ आर होगी और v इसका वेलोसिटी होगा, कितनी वेलोसिटी से इसे घुमाया जा रहा है, और ये जो आदमी इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो यह तब ये जो है वो है बैलेंस है। इसी सेम कंसेप्ट में ये भी रहता है कि जैसे आपका अर्थ है, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है, तो चंद्रमा जैसे चक्कर लगाता है ना, तो इसका बाहर का ये एक अपकेंद्रीय बल भी है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स भी है। ये अट्रैक्शन फोर्स ये आपस में एक दूसरे को मैनेज किए हुए हैं, एक दूसरे को बैलेंस्ड सिचुएशन में किए हुए हैं। तो मैं यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन क्या है कि हम ग्रेविटेशन एज द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। द ऑब्जेक्ट्स में बी टेरेस्ट्रियल, ऑब्जेक्ट्स में बी celestial, the objects may be of any size, shape or mass and they may be of any distant apart, और उनके बीच में कोई भी मीडियम हो सकता है। और एक और चीज है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्शन है, रिपल्सिव नहीं होता। अच्छा, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज म्यूचुअल, मतलब जैसे अर्थ जैसे एप्पल पर कुछ फोर्स लगा रही थी ना, तो एप्पल भी उस पर फोर्स लगाता है। तो यहाँ ये न्यूटन का तीसरा नियम का पालन होता है कि मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत उतनी ही प्रतिक्रिया होती है। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एनी एक्शन। अच्छा, अब हम देखते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ, सही नहीं चल रहा मार्कर, ये ठीक नहीं है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये क्या कहता है, ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज इक्वल टू
ये जो फोर्स है ये दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर तो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। माना कि दो ऑब्जेक्ट है, एक m1 है एक m2 है, दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, मतलब जैसे ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस r है और इसका द्रव्यमान m1 है इसका द्रव्यमान m2 है। तो ये जो फोर्स है दोनों मासों के द्रव्यमान के गुणनफल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब f प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करूं तो मुझे क्या मिलता है कि f प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। इस प्रोपोर्शनल को घटाने के लिए मैं यहाँ कोई कांस्टेंट g यूज कर लेता हूँ, m1 m2/r², f इजिकल टू g m1 m2/r²। तो ये हमारा दो मासेस के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, F इजिकल टू जी m1 m2/r²। ये हमारा यू। अच्छा, अब यहाँ जो G है ना, G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। और जो G है ना, G की वैल्यू हमारी रहती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा देखो ये कैसे आएगा कि मैंने यहाँ देखा ना, हमारा f का फॉर्मूला क्या है, f इजिकल टू जी m1 m2/r²। यदि मेरे को g निकालना है तो इसके बट्टे एक मानो, कैसे की मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाता है g m1 m2 इजिकल टू f इंटू r²। तो g क्या हो गया f इंटू r²/m1 इंटू m2। यदि यूनिट बात करूं तो f का यूनिट न्यूटन, r² मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन ये किलोग्राम स्क्वायर। तो g का यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और इसकी वैल्यू रहती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यदि माना मैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकालना चाहता हूँ तो यदि मेरा m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू हो 1 किलोग्राम, मतलब दो द्रव्यमान हैं, जिन दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है r वो 1 मीटर है। तो ऐसी स्थिति में मेरा f क्या हो जाएगा, f g के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि g की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, यानी कि g है कि दो यूनिट द्रव्यमान के बीच जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी से सेपरेटेड है, उनके बीच लगने वाले बल को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to the gravitational force of attraction between two bodies each of unit mass kept at unit distance from each other। तो ये हुआ। अब चलते हैं आगे। देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, और ये जो है ये एटमॉस्फेयर को बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का, ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो अर्थ पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो हमने एक चीज़ देख लिया है कि जो जी है, जी का वैल्यू था हमारा 6.67 into 10⁻⁻11। यदि हमने एक चीज़ देख लिया कि यदि दो द्रव्यमान हैं, दो बॉडीज हैं जिनके द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है और 1 मीटर से सेपरेट है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो 6.67 into 10⁻⁻11 ये न्यूटन लगता है। और इसकी जी की यूनिट होती है न्यूटन
स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जी की वैल्यू, और इतना ही लगता है फोर्स। अच्छा, हम क्या करें अगर ऐसा हो कि जब जो बॉडी हो ना, एक बॉडी तो हो 1 किलोग्राम की, और जो दूसरी जो बॉडी है वो खुद अर्थ हो, यानी कि अर्थ का के केस में कितना द्रव्यमान लूंगा मैं, 6 × 10⁻24 किलोग्राम अर्थ का मास, 6 × 10⁻24 किलोग्राम लेते हैं। और जो आर लेते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर, 64 किलोमीटर त्रिज्या लेते हैं अर्थ की। तो इस स्थिति में यदि मैं फोर्स निकालूं तो F इजिकल टू जी, मतलब 6.67 × 10⁻11 इंटू m1 का वैल्यू 1 इंटू m2 का वैल्यू 6 × 10⁻24 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है, ये F इसको सोल्व करते हैं 9.8 न्यूटन निकलता है। यानी कि जो अर्थ है ना, अर्थ एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। This force is much larger compared to the force when both the bodies are lighter. That is why when a body is dropped from a height, it falls to the earth. अच्छा, ये तो रह गया 1 किलोग्राम बॉडी में लगने वाला। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लगता इनके बीच भी हमेशा आकर्षण बल है, पर लेकिन ये जैसे यहाँ अर्थ पर रखा हुआ है यहाँ, तो इनका जो फ्रैक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा रहता है, इसीलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, स्टेशनरी रहते हैं। अच्छा, ये हुआ। यदि मून और इसके बीच में हो तो हम मून का मास लेंगे 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम, और डिस्टेंस लेते हैं 3.84 × 10⁻8 मीटर, तो वो आता है 2 × 10⁻20 न्यूटन, तो वो काफ़ी लार्जर रहता है। अच्छा, ये सब रहा। अब हम देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। केपलर्स लॉ, ये नहीं चल रहा, ठीक है, इतने रहने